क्या होगा अगर मैं कहूँ कि किसी सस्ती चीज़ पर लगा मुफ्त या फ्री का एक छोटा सा टैग किसी को और ज्यादा गरीब बना सकता है? या फिर कोई इंसान सिर्फ कुछ नैतिक नियम याद करने भर से चोरी करना एकदम छोड़ दे। हाँ, बिल्कुल। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। मतलब आम तौर पर जब इंसान के फैसलों की बात होती है तो हम खुद को बहुत समझदार मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो बिल्कुल लॉजिकल फैसले लेता है। सही कहा। हम सबको यही लगता है कि हमारे फैसले पूरी तरह से तर्क या लॉजिक पर टिके हैं। और अर्थशास्त्र की पुरानी किताबें भी तो यही कहती आई हैं कि इंसान हमेशा अपना नफा नुकसान सोचकर ही कदम उठाता है। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में, जो कि डैन एरिली की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की रिसर्च पर आधारित है, ये सुपर कंप्यूटर वाला भ्रम पूरी तरह से टूटने वाला है। हमारा आज का मिशन ही यही है, इस तर्कहीनता या इरैशनैलिटी के पीछे के विज्ञान को समझना। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? ये जो हमारी बेवकूफ़ी है, ये कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हमारा दिमाग खराब हुआ और हमने गलत फैसला ले लिया। अच्छा, तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है। मतलब हम इंसान एक ही तरह के हालात में बार बार एक ही पैटर्न में गलतियां करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाजार, ये बड़ी कंपनियां हमारी इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का बहुत बारीकी से फायदा उठाती हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बाहरी नंबरों और कीमतों की दुनिया से। मतलब कैसे एक प्राइस टैग हमारे दिमाग को धोखा देता है। स्रोत में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का वो मशहूर उदाहरण है ना, जहां ग्राहकों को 3 विकल्प दिए गए। हाँ, वो पहला विकल्प था सिर्फ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $59 में। और दूसरा था सिर्फ प्रिंट सब्सक्रिप्शन $125 में। और तीसरा था प्रिंट और ऑनलाइन दोनों, वो भी $125 में। मतलब ये तो कोई भी सोचेगा कि दूसरा विकल्प बिल्कुल बेतुका है। कोई इंसान सिर्फ एक चीज के लिए उतने पैसे क्यों देगा जब उसी कीमत में दोनों मिल रही हैं? बिल्कुल, कोई नहीं देगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। क्या लोग सच में इतने बेवकूफ है कि इस जाल में फंस जाएं? मेरा मतलब है, साफ दिख रहा है कि बीच वाला विकल्प सिर्फ एक चारा है, जिसे हम डीकॉय कहते हैं। हाँ, डीकॉय। जैसे सिनेमा घर में होता है, हम सबने देखा है स्मॉल पॉपकॉर्न $100 का है और लार्ज $200 का, तो इंसान सोचेगा कि $200 बहुत ज्यादा है। सही बात है। लेकिन अगर वो सिनेमा घर वाले बीच में एक मीडियम पॉपकॉर्न $190 का रख दें तो दिमाग का सारा गणित ही बदल जाता है। अचानक वो $200 वाला लार्ज पॉपकॉर्न एक शानदार डील लगने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान सोचता है कि सिर्फ $10 ज्यादा देकर इतना बड़ा डिब्बा मिल रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने भी ठीक यही किया और उस बेतुके विकल्प की वजह से उनके सबसे महंगे सब्सक्रिप्शन की बिक्री 43% बढ़ गई। बाप रे, 43%? हाँ, और इसके पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है उसे सापेक्षता या रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं। बात यह है कि हमारे दिमाग में किसी चीज की असली कीमत मापने का कोई मीटर नहीं लगा है। हमें हमेशा तुलना करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। बिल्कुल, हम हर चीज को उसके आसपास मौजूद चीजों के संदर्भ में देखते हैं। ये तो तब हुआ जब विकल्प सामने मौजूद हो। लेकिन उन चीजों का क्या जिनकी कोई तय कीमत ही नहीं होती? स्रोत में वो काले मोतियों की कहानी है जो बताती है कि पहला इंप्रेशन कितना बड़ा खेल कर सकता है। ये एंकरिंग के विचार को बहुत अच्छे से समझाता है। एक समय था जब काले मोतियों की कोई कीमत नहीं थी, बाजार में उन्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर एक चतुर व्यापारी ने उन्हें दुनिया के सबसे महंगे जेवर के स्टोर में हीरो के साथ रख दिया और उन पर एक भारी कीमत का टैग लगा दिया। पर वो मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या ग्राहकों ने सच में बिना सोचे समझे वो भारी कीमत मान ली? किसी ने ये नहीं सोचा कि ये तो वही काले मोती हैं जिन्हें कल तक कोई नहीं पूछता था? यही तो दिमाग की कमजोरी काम आती है। जब ग्राहकों ने पहली बार उन मोतियों को हीरों के बीच इतनी भारी कीमत के साथ देखा तो उनके दिमाग में एक एंकर या खूंटा गड़ गया। अच्छा। हाँ, दिमाग ने सोचा कि अगर ये चीज इतने महंगे स्टोर में है तो जरूर बहुत कीमती और दुर्लभ होगी। उस पहली कीमत ने लोगों के अवचेतन मन में उन मोतियों की अहमियत हमेशा के लिए तय कर दी। क्या बात है। और यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर महज नंबर हमारे दिमाग को ऐसे चकमा दे सकते हैं तो मुफ्त या फ्री शब्द का क्या असर होता होगा? फ्री तो एक बहुत ही अलग तरह का जादू है। हाँ, स्रोत में वो चॉकलेट वाला प्रयोग है जब लोगों को 2 विकल्प दिए गए, एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम लिंट चॉकलेट 15 सेंट में और एक सस्ती हर्शीज चॉकलेट 1 सेंट में, तो 73% लोगों ने प्रीमियम लिंट को चुना। जो कि पूरी तरह से लॉजिकल भी है, क्योंकि महज 14 सेंट ज्यादा देकर उन्हें बहुत बढ़िया क्वालिटी की चॉकलेट मिल रही थी। बिल्कुल,
लेकिन फिर प्रयोग में एक छोटा सा बदलाव किया गया। दोनों की कीमत 1 सेंट कम कर दी गई। लिंट हो गई 14 सेंट की और हर्शीज हो गई 0 सेंट की, यानी एकदम मुफ्त। और नतीजे पूरी तरह पलट गए। हाँ, 69% लोगों ने अचानक वो शानदार प्रीमियम चॉकलेट छोड़ दी और मुफ्त वाली चॉकलेट पर टूट पड़े। मतलब गणित के हिसाब से तो अंतर अभी भी 14 सेंट का ही था ना। हाँ। तो लोगों का लॉजिक कहाँ गायब हो गया? इसके पीछे कारण ये है कि मुफ्त कोई सामान्य कीमत नहीं है। 10 और 5 रुपए का अंतर वैसा नहीं है जैसा 5 और 0 के बीच का है। हाँ। 0 कुछ अलग ही है। 0 एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। दरअसल इंसान के दिमाग में नुकसान का एक गहरा डर बैठा होता है, जैसे लॉस अवर्जन कहते हैं। अच्छा। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमेशा डर रहता है कि कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए। लेकिन मुफ्त के टैग में नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, इसलिए मुफ्त सुनते ही हमारा तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ओह, तो इसी वजह से ये ई-कॉमर्स साइट्स फ्री शिपिंग का इतना बड़ा मायाजाल बुनती हैं। बिल्कुल, लोग अक्सर डिलीवरी फीस बचाने के लिए अपनी कार्ट में फालतू का सामान डाल लेते हैं। हाँ, हम 200 रुपए बचाने के चक्कर में 500 का ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। एकदम सही। तो चलिए, अगर कीमतें हमारे तर्क को इतना बिगाड़ सकती हैं, तो तब क्या होता है जब पैसा हमारे सामाजिक रिश्तों और हमारी नैतिकता के बीच आ जाता है? ये बहुत ही गहरा क्षेत्र है। इंसान असल में 2 अलग अलग दुनियाओं में जीता है। एक है सामाजिक नियमों की दुनिया, जहाँ दोस्ती, रिश्ते और मदद की भावना होती है, और दूसरी है बाजार के नियमों की दुनिया, जहाँ सब कुछ पैसे और फायदे पर टिका होता है। और ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल तेल और पानी की तरह हैं। आप इन्हें मिला नहीं सकते। एकदम सही कहा आपने। मान लीजिए किसी ने अपने करीबी दोस्त को डिनर पर बुलाया, दोस्त ने बढ़िया खाना बनाया और जाते वक्त मेहमान अपना बटुआ निकाल कर कहे, ये लो दोस्त, इस खाने के लिए मेरी तरफ से 2000 रुपए। अरे ये तो उस दोस्त का घोर अपमान होगा। हो सकता है वो अगली बार घर ही ना बुलाए। हाँ, क्योंकि सामाजिक दुनिया में पैसे लाने से रिश्ते की पवित्रता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल, पैसे ने उस रिश्ते को एक सौदे में बदल दिया। स्रोत में वो डे केयर सेंटर वाला वाकया बहुत मजेदार है, जो इस बात को साबित करता है। डे केयर में माता पिता अक्सर बच्चों को लेने लेट आते थे, तो टीचर्स को इंतजार करना पड़ता था। इसे सुलझाने के लिए डे केयर ने लेट आने वालों पर जुर्माना लगा दिया। और अर्थशास्त्र के लॉजिक से तो जुर्माना लगने पर लेट आने वालों की संख्या कम होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, संख्या और बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जुर्माने ने हालात का पूरा समीकरण ही बदल दिया। पहले जब लोग लेट होते थे तो उन्हें अपराध बोध या गिल्ट होता था। हाँ, ये एक सामाजिक नियम था। लेकिन जैसे ही जुर्माना लगा, वो सामाजिक नियम टूट गया। अब वो जुर्माना सजा नहीं बल्कि एक फीस बन गया। माता पिता ने सोचा, ठीक है, पैसे ही तो दे रहे हैं, अब गिल्ट किस बात का। कमाल है, मतलब पैसे ने उनके अपराध बोध को ही खरीद लिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब डे केयर ने जुर्माना हटाया, तब भी लोग लेट ही आते रहे। हाँ, क्योंकि तेल और पानी एक बार मिल गए तो उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। और यही टकराव हमारी ईमानदारी में भी दिखता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, इंसान खुद को बहुत ईमानदार मानता है। अगर ऑफिस की डेस्क पर 500 रुपए का नोट रखा हो तो शायद ही कोई उसे उठाएगा। बिल्कुल नहीं उठाएगा। लेकिन अगर उसी डेस्क पर 500 रुपए का एक बढ़िया पेन रखा हो तो कई लोग उसे बिना सोचे घर ले जाएंगे। तकनीकी रूप से तो दोनों ही चोरी है ना। हाँ, और ये इंसानी नैतिकता का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। स्रोत में एक मैथ्स टेस्ट वाले प्रयोग का जिक्र है, जब लोगों को खुद अपना स्कोर बताकर हर सही जवाब के लिए नकद पैसे लेने को कहा गया तो उन्होंने थोड़ी बहुत बेईमानी की। तो बेईमानी दोगुनी हो गई। मतलब सिर्फ एक प्लास्टिक के टोकन के बीच में आ जाने से ईमानदारी डगमगा गई। हाँ, क्योंकि इंसान एक अजीब कश्मकश में रहता है। वो फायदा भी उठाना चाहता है और खुद को शीशे में एक अच्छा इंसान भी मानना चाहता है। नगद चुराना सीधा चोरी लगता है, लेकिन पेन ले जाना या टोकन में गड़बड़ी करना चोरी नहीं लगता। हमारा दिमाग तुरंत बहाने बना लेता है। वो सोचता है कि मैं ऑफिस के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। बिल्कुल, इसीलिए कॉर्पोरेट फ्रॉड या क्रेडिट कार्ड हैकिंग आम लोगों को आसान लगती है, क्योंकि वहां असली कैश नहीं दिखता। नकदी से ये जो दूरी है, ये हमारी नैतिकता को धुंधला कर देती है। लेकिन उस प्रयोग में एक ट्विस्ट भी था जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। जब टेस्ट से ठीक पहले लोगों को 10 कमांडमेंट्स या नैतिक नियम याद दिलाए गए तो बेईमानी एकदम से शून्य हो गई। किसी ने चोरी नहीं की। हमारी नैतिकता एक स्विच की तरह है। जब कोई बाहरी चीज हमें उसूलों की याद दिलाती है तो स्विच ऑन हो जाता है।
यह तो बहुत अजीब है। अगर हमारी नैतिकता हालात के हिसाब से इतनी आसानी से बदल सकती है, तो हमारी भावनाएं हमारे लॉजिकल दिमाग का क्या हाल करती होंगी? भावनाओं के मामले में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। तीव्र भावनाओं के बीच इंसान अपनी ही सोच का गुलाम बन जाता है। मुझे वो यूसी बर्कले के छात्रों वाला प्रयोग बहुत डरावना लगा। कैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में या यौन उत्तेजना में बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाता है, एकदम डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड की तरह। हाँ, शांत अवस्था में उनके जवाब बहुत ही सभ्य और नैतिक थे। उन्हें लगा कि वो मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेंगे, लेकिन उत्तेजित अवस्था में उनके जवाब पूरी तरह बदल गए। उन्होंने ऐसी अनैतिक चीजों पर सहमति जता दी जिसके बारे में वो ठंडे दिमाग से सोच भी नहीं सकते थे। तो इसका मतलब क्या है? हम खुद को बिल्कुल भी नहीं जानते? इसका जैविक मतलब यह है कि भावनाओं का तूफान हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। उस वक्त हमारा आदिम दिमाग फैसले ले रहा होता है और सारी नैतिकता ताक पर धरी रह जाती है। बाप रे! और सिर्फ भावनाएं ही नहीं, हमारी उम्मीदें भी हमारे अनुभवों को पूरी तरह बदल देती हैं। वो MIT के बार वाला प्रयोग देखिए, जहां लोगों को बियर पिलाई गई जिसमें बैलेसाइमिक सिरका मिला हुआ था। और ब्लाइंड टेस्ट में ज्यादातर लोगों को सिरके वाली बियर ही पसंद आई। लेकिन जब उन्हें पहले से बता दिया गया कि ध्यान रहे इसमें सिरका है, तो उन्होंने पीने से पहले ही उसे नकार दिया। महज एक जानकारी मिलने से स्वाद कैसे बदल सकता है? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ जीभ से नहीं, अपनी उम्मीदों से भी चखता है। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि कोई चीज खराब होगी, तो दिमाग शरीर को संकेत भेजता है और वो चीज सच में खराब लगने लगती है। असरदार दवा है और दूसरे से कहा गया कि ये सिर्फ 10 सेंट की है, जबकि दोनों बिल्कुल एक जैसी विटामिन C की गोलियां थीं। और नतीजे बिल्कुल वैसी है। जिन्हें वो महंगी दवा मिली थी, उन्होंने बताया कि उन्हें दर्द में बहुत जल्दी आराम मिला। ये तो जादू जैसा है। मतलब महज इसलिए क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि दवा महंगी है, शरीर का असली दर्द कम हो गया। ये कोई वहम तो नहीं था? नहीं, ये वहम नहीं है, ये एक भौतिक रसायन है। जब दिमाग को लगता है कि महंगी दवा है तो जरूर कुछ खास होगा। अच्छा। तो शरीर के अंदर एंडोर्फिन जैसे रसायन पैदा होते हैं जो असल में दर्द को कम कर देते हैं। महंगी ब्रांडेड कंपनियां इसी मनोवैज्ञानिक उम्मीद का व्यापार करती। मतलब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक उम्मीद बेच रही हैं। बिल्कुल, जो आपके अनुभव को सच में बदल देती है। तो बाहर की कीमतें हमारे शरीर का रसायन तक बदल सकती हैं, लेकिन जो चीजें हमारे पास पहले से हैं या जो विकल्प हम भविष्य के लिए खुले रखना चाहते हैं, उनके मामले में दिमाग कैसा बर्ताव करता है? वहां स्थिति और भी विकट है। आप स्वामित्व के प्रभाव या एंडोमेंट इफेक्ट की बात कर रही हैं। इंसान उस चीज की कीमत अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिस पर उसका मालिकाना हक हो। ड्यूक यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टिकट वाला उदाहरण मुझे बहुत सटीक लगा। जिन्हें लॉटरी में टिकट मिल गया, वे उसे $2400 से कम में बेचने को तैयार नहीं थे, लेकिन जिन्हें नहीं मिला था वे उसी टिकट के लिए $170 से ज्यादा देने को राजी नहीं थे। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से वही लॉस एवर्जन काम कर रहा है। जो चीज हमारी हो जाती है, हमारा दिमाग उसे खोने से डरता है। हम उस चीज के साथ अपनी यादें और भावनाएं जोड़ लेते हैं, इसलिए उसकी कीमत बाजार भाव से बहुत ज्यादा लगती है। और ये डर सिर्फ उन चीजों को खोने का नहीं है जो हाथ में है, बल्कि भविष्य के अवसरों को खोने का भी है, जिसे आजकल फोमो कहते हैं। इंसान हमेशा चाहता है कि उसके पास सारे रास्ते खुले रहें। और ये इंसानी स्वभाव की बहुत बड़ी त्रासदी है। विकल्प खुले रखना हमेशा अच्छा नहीं होता। स्रोत में उस भूखे गधे की कहानी बहुत मजेदार और गहरी लगी मुझे। एक गधा घास के 2 बिल्कुल एक जैसे ढेरों के बीच खड़ा है। वो फैसला ही नहीं कर पा रहा कि दाईं तरफ जाए या बाईं तरफ। और इसी असमंजस में फैसला न कर पाने के कारण वो गधा बीच में ही भूखा मर जाता है। इंसान भी अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसा ही बर्ताव करता है। करियर या रिश्तों में हम बेकार के विकल्पों को भी खुला रखने के चक्कर में अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे विकल्प होने का एक और बड़ा नुकसान है टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन, हर काम को कल पर टालने की बीमारी। हाँ, इंसान का दिमाग मूल रूप से आलसी है। अगर हमारे पास बहुत आजादी है तो दिमाग शॉर्टकट खोजता है। स्रोत में एक प्रोफेसर का प्रयोग है ना, जहाँ 3 समूहों को असाइनमेंट्स दिए गए। एक को पूरी आजादी थी, दूसरे को आखिरी दिन सब जमा करना था और तीसरे को प्रोफेसर ने खुद सख्त डेडलाइन दी। आपको क्या लगता है सबसे अच्छे नंबर किसके आए? बिना किसी शक के उसी तीसरे समूह के जिन्हें सख्त डेडलाइन मिली थी। बिल्कुल, जिन्हें सबसे ज्यादा आजादी मिली थी उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इसका सीधा मतलब है कि हम खुद को अनुशासित रखने में बहुत ही खराब हैं। इसे मनोविज्ञान में प्री कमिटमेंट कहते हैं।
हमें गहराई में पता होता है कि हम भविष्य में आलस करेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम पहले से ही अपने लिए कुछ सख्त बाहरी नियम बना लें। तो जब इंसान अकेले में इतना असमंजस में रहता है तो समाज और लोगों के बीच जाने पर तो ये प्रक्रिया और भी उलझ जाती होगी। बिल्कुल, जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारा व्यवहार और जटिल हो जाता है। वहाँ ये ज्यादा मायने रखता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे रेस्टोरेंट में बियर ऑर्डर करने वाला प्रयोग। अगर पहले दोस्त ने कोई खास बियर मंगवाई तो कई बार लोग सिर्फ अलग या कूल दिखने के लिए जानबूझकर कोई दूसरी बियर मंगवाएंगे, भले ही उन्हें पहली वाली पीनी थी। इसे नीड फॉर यूनिकनेस कहते हैं। हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी पसंद बाकियों से अलग है। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? जब शोधकर्ताओं ने यही ऑर्डर चुपचाप कागज पर लिखवा कर लिए तो सबने अपनी असली पसंदीदा बियर ही मंगवाई, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी बियर का ज्यादा मजा लिया। मतलब हम समाज में दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में अपनी असली खुशी मार देते हैं। तो अगर हम इन सभी प्रयोगों का निष्कर्ष निकालें तो एक बात साफ हो जाती है। स्टैंडर्ड अर्थशास्त्र जिस होमो इकोनॉमिकस या हमेशा सही फैसला लेने वाले इंसान की कल्पना करता है, वो सिर्फ किताबों में है। असल दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हम सब भावनाओं, दिखावे और बाजार के भ्रम के गुलाम हैं। हम प्रेडिक्टेबली रैशनल हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। तो क्या हम बस इन कमजोरियों के जाल में फंसे रहेंगे? इसका कोई समाधान भी है या नहीं? समाधान निराशा में नहीं, बल्कि इस जागरूकता में है। जब हम मान लेते हैं कि हमारा दिमाग इन बग्स या कमजोरियों से भरा है, तब हम बेहतर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि वो सख्त डेडलाइन वाला उदाहरण। हाँ, जैसे अगर किसी को पता है कि वो क्रेडिट कार्ड पर फालतू खर्च करता है तो उसे लिमिट लगा देनी चाहिए। मुफ्त का बोर्ड देखकर रुक जाना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही उनसे बचने की पहली सीढ़ी है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इन स्रोतों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इंसान कोई लॉजिकल मशीन नहीं है। हम सापेक्षता के जाल में फंसते हैं, मुफ्त के नाम पर अपना नुकसान करते हैं और हमारी भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अपने दिमाग के इन बग्स को समझकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। पर जाते जाते मैं एक नए और थोड़े बेचैन करने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया में हम हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की बात कर रहे हैं। हम इस एआई को इंसानों द्वारा बनाए गए डेटा पर ही ट्रेन कर रहे हैं। अगर इंसान स्वाभाविक रूप से इतना तर्कहीन है, अगर हमारी डिसीजन मेकिंग में ही इतने सारे बग्स हैं, तो क्या हम अनजाने में इन मशीनों को भी अपनी जैसी बेवकूफियां लेना नहीं सिखा रहे? क्या भविष्य का कोई सुपर स्मार्ट एआई भी हमारी तरह मुफ्त के जाल में फंसेगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।